आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ट्राइफेड को। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे उम्मीद है कि आप पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, जो हम डिस्कस करते हैं एक लेक्चर में, जिससे पहले का दूसरे लेक्चर के लिए आए, क्योंकि ये आपके अपने ही फायदे के लिए है। तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, हम वही रूल फॉलो करेंगे अपना जो हम करते आए हैं। फुल फॉर्म, सेकंड होगा हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर। ओके, थर्ड होगा हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इनको एक के बाद एक। तो बेसिकली यदि हम बात करें फुल फॉर्म की, फुल फॉर्म तो बेसिकली एलसीआई जो होता है इसका मतलब होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इन शॉर्ट आप इसको एलसीआई भी बोलते हैं। आप इसको एलआईसी से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि एलआईसी डिफरेंट है और एलसीआई डिफरेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा एस्टैब्लिशिंग ईयर, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आप इसे कह सकते हैं। तो जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है एलसीआई का, वो है बेसिकली आपका 1955, और ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1955 में, 1955 में। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, ओके, तो पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और इसको हम एलसीआई के नाम से भी जानते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 में, और इसके पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये है आपकी बेसिक डिटेल्स। और यदि हम आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि ये है आपकी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये आपका ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके, ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि एलसीआई का क्या काम हुआ। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टैच्यूटरी भी नहीं है, तो हम इसकी पावर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में इसी लेक्चर में देखेंगे। और बेसिकली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था। ओके, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हुई 1955 में। प्राइमरी फंक्शन था रिव्यू करना और रिकमेंड करना चेंजेस को एग्जिस्टिंग लॉज में और सजेशंस में, और अडॉप्शन ऑफ न्यू लॉज को रखना, ताकि हम मीट कर पाए एमर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स को। तो इसका मेन फंक्शन क्या था? रिव्यू करना दी एग्जिस्टेड लॉज, यानी जो पहले से ही लॉज चल रहे हैं उनको, क्योंकि जो चीजें हैं वो लगातार बदल रही हैं। तो इस कमीशन को रिव्यू करना पड़ता है कि जो हमारे पास अभी लॉ है वो एबल है, या फिर वो एक ऐसे सक्षम है आज की डिमांड को मीट करने में या नहीं। तो उसके बाद अगर इनको लगता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो इसको रिकमेंड भी करते हैं। ओके, सो ये रिकमेंड करते हैं चेंजेस को इन ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज में। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा काम क्या था इनका? रिसर्च करना नए लॉज के लिए। तो इस तरीके से एलसीआई जो है वो काम करता है। एक तो ये रिव्यू करते हैं एग्जिस्टेड लॉज को, ओके, रिकमेंड करते हैं चेंजेस को, ताकि जो उस लॉ की एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो सके। और यदि अगर उन्हें लगता है कि जो एग्जिस्टेड लॉ है
और जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो इनफ नहीं है कंप्लाई करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को, ठीक है? या फिर अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जो कि आज के सिनेरियो को मीट कर पाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एलसीआई रिकमेंड करता है न्यू लॉज को और फिर गवर्नमेंट सोचती है उसके बारे में एंड देन इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये होता है काम एलसीआई का। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कि हमें चेंज करनी है। ओके, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड 1955, ये आधा सच है, ठीक है? आप इसको अर्ध सत्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया के बारे में बात करें या फिर भारत के बारे में बात करें, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में पहली बार नहीं आया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ था तो कब ये सबसे पहली बार आया, ये जानना जरूरी है। तो बेसिकली वो साल था आपका 1834 का, 1834। 1834 वो साल था जब आपका चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ। ओके, और पहली बार लॉ कमीशन जो था आपका वो बनता है, वो साल था 1834 का। और यदि हम बात करें काम का जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था, तो बेसिकली पैनल कोड का कोडिफिकेशन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो 1834 में चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 की वजह से पहली बार लॉ कमीशन जो था वो इंडिया में फॉर्म होता है, ठीक है? और उसने क्या काम करा, उसने पैनल कोड को कॉडिफाइड कर दिया और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कॉडिफाइड कर दिया। ये पहली बार हुआ। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे या फिर अगर मैं ही आपसे पूछ लूं कि कब वो समय था जब पहली बार लॉ कमीशन इंडिया में क्रिएट होता है, तो कभी मत कहिएगा 1955, ये 1834 था। अगर आप इतिहास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1834 में सबसे पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ऑलराइट, इसके पश्चात बाकी लॉ कमीशंस भी आपके अपॉइंट किए गए। बाकी लॉ कमीशंस आपके अपॉइंट किए गए इन द ईयर ऑफ 1883, ओके, 1861 और आपका 1879 में। इन सालों के दौरान बाकी लॉ कमीशंस को भी इंडिया में अपॉइंट किया गया था, ठीक है? और यदि हम बात करें बड़े एक्ट्स के बारे में जो कि इन लॉ कमीशंस ने पास किए थे, 1834, 1853, 1861, 1879, ये टाइम लाइन है, इसको याद रखिएगा। तो ये पहले 4 मेजर लॉ कमीशंस थे। और यदि हम बात करें इनके काम के बारे में, तो हम 1834 के बारे में बात कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है? इसके पश्चात अगर हम बाकी 3 को देखें, तो इन्होंने काम किया था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। ऑलराइट, इसके पश्चात इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ओके। इसके पश्चात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आखिरी था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? तो ये 4 मेजर एक्ट थे जो कि इन 4 मेजर लॉ कमीशन के दौरान पास हुए। तो बेसिकली 1955 में ये फर्स्ट लॉ कमीशन था आपका जो कि आपका
अपॉइंट हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं आपके सारे। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया, और इसके पश्चात फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन आपका आता है 1884 में इंडिया में, और आपका इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन आता है आपका 1955 में। ओके, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। इसके पश्चात अगर हम आगे जाएं तो हमें लगेगा कि ये है आपकी एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके, ना ही स्टैचुरी है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना स्टैचुरी है, लेकिन ये है आपकी एडवाइजरी बॉडी, जिसके दो काम है। देखना और रिव्यू करना पहले से ही एग्जिस्टेड लॉज को, ठीक है, और सजेशंस देना उसके ऊपर, और रिकमेंडेशंस देना। इंप्रूवमेंट्स के लिए एज पर प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। तो ये है आपका फर्स्ट केस। और यदि हम बात करें सेकंड केस के बारे में, तो सेकंड केस है आपका रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना पोटेंशियल को, सिनेरियोस को, नए लॉज के लिए और उनके फॉर्मुलेशंस के लिए, ठीक है। और ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स के जरिए, या फिर आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स को सबमिट करता है गवर्नमेंट के लिए फुल ऑफ एडवाइस के साथ में कि कैसे चीजें की जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि या तो ये पहले से ही एग्जिस्ट लॉज को देखेंगे और चेंजेस को कर देंगे या रिकमेंडेशंस देंगे गवर्नमेंट के लिए, और अगर ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, या फिर कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट लॉज में ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकता जो हमें चाहिए, तो इस सिनेरियो में हमें एक नया ही कानून बनाना पड़ेगा। और इसके लिए ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर मैटर पे, और बेसिकली कि ये अपॉइंट करते हैं लगभग 3 सालों के लिए। तो ये अपॉइंट होते हैं लगभग 3 सालों के लिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से लॉ कमीशन जो है काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्ट्स हैं जो कि आपके प्रिस्क्राइब किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑन एडवाइस एडवाइस और एड के ऊपर 4 स्टार्टिंग लॉ कमीशन के, जैसे कि
1834 हो गया आपका, 53 हो गया, 61 हो गया और 79 हो गया आपका। ठीक है, तो ये लॉज क्या थे बेसिकली आपके? तो बेसिकली इन लॉज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडिपेंडेंस के बाद इन लॉज का क्या हुआ? तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 372 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो परमिट करता है तरीकों को फॉर एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज के लिए। ठीक है, जैसे कि वो लॉज जो कि फर्स्ट फॉर लॉ कमीशन ने फॉर्मुलेट किए थे, तो उनमें से था आर्टिकल 372। ये कहता है कि इन लॉज को हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं प्रेजेंट कंडीशंस में, आजादी के बाद भी। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे होगा एज पर रिक्वायर्ड सिनेरियोस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो लॉज हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट्स करे जाएंगे ताकि प्रेजेंट सिनेरियो से वो मैच कर सकें। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। यदि हम आगे चलें तो हमें कंपोजिशन पता चलेगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन को और कुछ मेंबर्स को, जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स हो गए आपके, एकेडमिक्स हो गए, या फिर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स हो गए। क्योंकि बेसिकली ये आपका अपॉइंटेड होता है लीगल मैटर्स के लिए, उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के लिए लीगल, और लीगल एडवाइसेस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंक्लूड करे लीगल एक्सपर्ट्स। और क्योंकि जो लीगल फील्ड है वो एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, तो एकेडमिक्स के बंदे भी आपको यहाँ मिलेंगे। और एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स का इस्तेमाल यहाँ होता है क्योंकि क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट कंडीशंस को। सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और यदि हम बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो कि 1955 में अपॉइंट हुआ था, तो बेसिकली ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर था? ये था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल एमसी स्टैलवर्ट, जो कि आपके उस समय पे अटॉर्नी जनरल थे। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था आजाद भारत का, बेसिकली उसको किसने चेयर किया था? उसको एमसी स्टैलवर्ट ने चेयर किया था। यदि हम बात करें रूल्स एंड फंक्शंस के बारे में, तो पहला है इनका लीगल रिफॉर्म्स एंड रिसर्च। लॉ कमीशन कंडक्ट करता है इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस कई सारे लीगल इश्यूज के, और रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन एरियाज को जहां पे रिफॉर्म की जरूरत होगी।
ये स्टडी करता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, ताकि एंश्योर किया सके कि जो लॉज हैं वो रिलेवेंट रहे एंड इफेक्टिव रहे। तो फर्स्ट है हमारा इन डेप्थ रिसर्च। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरप्रिटेशन होता है ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल मैटर्स की, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चेंज करना हो लॉ को, या आपको रिकमेंडेशन या सेशन देनी हो लॉ पे गवर्नमेंट के लिए, तो आपको हर एक प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास उस प्रोविजन की करेक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, तो ही आप जज कर सकते हैं क्रेडिबिलिटी को लॉ की अकॉर्डेंस के साथ में प्रेजेंट कंडीशंस की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जरूरत होती है इन डेप्थ रिसर्च करना। तो लीगल इश्यूज जो होते हैं उनको ये लोग रिव्यू करते हैं एग्जिस्ट लॉस में, और आइडेंटिफाई करते हैं रिफॉर्म एरियाज को। यानी मान लीजिए कि अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी पर्टिकुलर लॉ का, किसी भी पर्टिकुलर लॉ का डॉक्यूमेंट है, और अगर हम सर्च कर रहे हैं एक्स वाई जेड के बारे में, ओके, प्रॉब्लम्स है ये, तो लॉ कमीशन में लगता है एक्स भी ऑल राइट है, जेड भी ऑल राइट है, लेकिन जो वाई है वो कुछ तरीके से अकॉर्डेंस में नहीं है प्रेजेंट कंडीशंस। तो इस सिनेरियो में लॉ कमीशन बाय इटसेल्फ कोई चेंजेस नहीं कर सकता वाई में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवाइजरी बॉडी, ये आपकी स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसीलिए ये सिर्फ एडवाइजरी नोट्स ही बना सकता है और प्रेजेंट कर सकता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो कि बाद में कंसिडरेशन करेगी उस रिकमेंडेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये लीगल रिफॉर्म्स और रिसर्च को करते हैं। इसके पश्चात है रिव्यू करना स्पेसिफिक लॉस को। कमीशन अक्सर रिव्यू करता है स्पेसिफिक लॉस को, प्रोविजंस को, जो कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट पे बेस्ड होते हैं या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। एग्जामिन करता है नीड्स को अमेंडमेंट्स के लिए और न्यू रेगुलेशन, न्यू लेजिस्लेशन के लिए, जैसे कि आपका आज फिलहाल में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन शॉर्ट आप इसको यूसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यूसीसी का एक शॉर्ट इंट्रो देता हूँ। बेसिकली इंडिया में यहाँ पे कई सारे कल्चर्स हैं, रिलेशंस हैं या फिर रिलीजन्स हैं, ओके, और इन सब के अपने खुद के रूल्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, ओन रूल्स हैं और ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार जो इनके रूल्स हैं या जो ट्रेडिशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अकॉर्डिंग्स में नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन कॉमन जुडिशरी रूल्स के अकॉर्डिंग्स में नहीं होते। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो अथॉरिटीज हैं उनको सफर करना पड़ता है जूरिस्डिक्शन देते समय या फिर किसी भी केस को सुनवाई करते हुए। तो इसीलिए डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होगा सभी रिलीजन्स के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, कल्चर्स के लिए, और उसे हम कहेंगे यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इस चीज को अप्लाई करने से पहले गवर्नमेंट को जरूरत होती है लीगल एडवाइस की और सजेशंस की, कि कैसे चीजें होंगी यूसीसी को पास करने के बाद। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एलसीआई को अपॉइंट करेगी रिव्यू करने के लिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को और सभी एग्जिस्टेड लॉस को, सभी कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए जो कि हो चुकी हैं या फिर हो सकती हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस तरीके से ये किसी भी स्पेसिफिक लॉ के पीछे देखते हैं।
और इस कंडीशन में हमने एग्जांपल लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग न्यू लेजिस्लेशन, इस रिसर्च पे और एनालिसिस पे बेस्ड होने की वजह से लॉ कमीशन जो है ड्राफ्ट करता है न्यू लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स एग्जिस्टिंग लॉज में। एम करता है ताकि उन्हें ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके कंटेम्प्ररी के साथ में, और अलाइन कर सके बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ में। जैसे अगर यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स है कंट्री में, एक्स वाई जेड। एक्स के लिए हमारे पास लॉ है, जेड के लिए हमारे पास लॉ है, लेकिन वाई के लिए हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है। एक्स लॉ है, जेड लॉ है, वाई के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें न्यू लेजिस्लेशन चाहिए होगा, ठीक है, ताकि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट रिसर्च करेगा सोसाइटी के बारे में, कल्चर्स के बारे में, या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो कि लॉ को पास करने के बाद आ सकते हैं। इसके पश्चात ही वो प्रोवाइड करेंगे न्यू लेजिस्लेशन ड्राफ्ट को गवर्नमेंट के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो एनालिसिस करेगी, डिस्कशन करेगी और फिर ट्राई करेगी उसको पास करने के पार्लियामेंट। तो इस रिसर्च पे एनालिसिस से बेस होने के बाद जो लॉ कमीशन है वो ड्राफ्ट करता है नए लेजिस्लेशन को, अमेंडमेंट्स को एग्जिस्टेड लॉज में, ताकि उन्हें ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है, और अलाइन कह सके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ में। इसके पश्चात आता है हमारा स्टडी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। कमीशन स्टडी करता है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस को और उनके इम्प्लीकेशंस को लीगल सिस्टम्स पे, ताकि एसेस किया सके नीड को फॉर लॉ रिफॉर्म। क्योंकि जितनी भी जुडिशियल सिस्टम्स हैं ये बेसिकली काम करते हैं एग्जिस्टेड लॉज के ऊपर, या जो लॉज हमारे पास अभी हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टडी करेगा जुडिशियल सिस्टम को या जुडिशियल डिसीजंस को, चेकआउट करने के लिए कि क्या यहाँ पे क्या कोई नीड है लॉ को चेंज करने के लिए, या फिर यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है लॉ को चेंज करने के लिए। तो इन दो तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद लॉ कमीशन डिसाइड कर सकता है आफ्टर स्टडी द जुडिशियल डिसीजन कि क्या यहाँ पे कोई भी जरूरत है लॉ को चेंज करने के लिए या जरूरत नहीं है लॉ को चेंज करने के लिए। तो ये आपका बेस होता है जुडिशियल डिसीजन पे। इसके पश्चात कंसल्टेशन की जाती है स्टेक होल्डर्स के साथ में। लॉ कमीशन फीडबैक लेता है एंड सजेशन लेता है कई सारे स्टेक होल्डर से, जैसे लीगल एक्सपर्ट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, पब्लिक हो गई, ताकि एंश्योर किया जा सके कॉम्प्रहेंसिव एंड इन्फॉर्म्ड रिकमेंडेशंस को। क्योंकि जितनी भी लॉ सजेशंस है आपके या लॉ एडवाइजरीज हैं आपकी, जो कि लॉ कमीशन के द्वारा जाती हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि जो एलसीआई है वो इसको गवर्नमेंट को सौंपेगा, गवर्नमेंट इसको डिस्कस करेगी, पार्लियामेंट में पास करेगी, और इसके पश्चात ये आपका इम्प्लीमेंट होना है लोगों के ऊपर ही। और जब ये लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, इसीलिए लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, आम लोगों को इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको ही डील करना है उस पर्टिकुलर लॉ के साथ में बाद में। तो इसीलिए किसी भी रिकमेंडेशन या एडवाइस को देने से पहले गवर्नमेंट को लॉ कमीशन क्या करता है, फीडबैक एंड सजेशन लेता है एडवाइजरी बोर्ड्स पे बिफोर मेकिंग इट टू द गवर्नमेंट। ओके, और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आपको बता चुका हूँ, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, जनरल पब्लिक होंगे। कि आपको क्या लगता है इस सजेशंस के बारे में, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या ये सही है। और इन सब सजेशंस को, एडवाइसेस को, फीडबैक को एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट या अंतिम ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर पासिंग ऑफ लॉ के लिए भेजा जाएगा। फिर आता है लीगल अवेयरनेस का प्रमोशन। कमीशन काम करता है प्रमोट करने के लिए लीगल अवेयरनेस को और फॉस्टरिंग करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग को लॉज अमंग द सिटीजंस के लिए। क्यों? यदि हम बात करें जनरल लीगल प्रॉब्लम के बारे में या फिर जनरल प्रॉब्लम के बारे में लीगल फील्ड में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लीगल फील्ड के
तो एक चीज बहुत कॉमन कि जो आम आदमी है कंट्री का, वो अवेयर अबाउट नहीं होता लीगल सिस्टम्स के बारे में, लॉस के बारे में। तो यहाँ पे चांसेस होती हैं एक्सप्लॉइटेशन की, और यहाँ पे चांसेस होती हैं मिस इन्फॉर्मेशन की। ओके, तो इस तरह की सिचुएशंस को या पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंश्योर करता है लीगल अवेयरनेस को सिटीजन्स के रिगार्ड, कि सिटीजन्स अवेयर अबाउट हो अपने राइट्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। लॉ कमीशन सबमिट करता है रिपोर्ट्स को और रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट के लिए, जो कि कंसीडर करेगी इसको फॉर्मुलेट करने के दौरान न्यू लॉस को या लेजिस्लेशंस को। ओके, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एडवाइजरी बॉडी होती है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैचुरी है। तो इसीलिए ये कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, इसको अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो इसके बेसिस पे नया कानून बनाते हैं या पुराने कानून में को चेंजेस कर देते हैं। इसके पश्चात आता है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। कमीशन पीरियोडिकली रिलीज करता है रिपोर्ट्स को जो कवर करते हैं वेरियस लीगल सब्जेक्ट्स को, इश्यूज को, प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, रिकमेंडेशंस को जो उन्होंने गवर्नमेंट को दी थी। क्योंकि ये अपॉइंट होता है आपका 3 सालों के लिए, और आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान पीरियोडिक बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक टाइम के पश्चात ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को, और अपनी एडवाइजरी रिपोर्ट्स को या गाइडलाइंस को गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं फॉर द गवर्नमेंट कंसल्टेशन। तो इस तरीके से लॉ कमीशन जो है वो काम करता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए। प्लीज आप इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा जिससे पहले कि आप दूसरे लेक्चर की तरफ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि इसी फील्ड से बिलोंग करता है जहां से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बिलोंग करता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस नोट के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।